चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। आज जो करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है G20। तो आज हम लोग समझेंगे क्या सब कि G20 क्या है, साथ ही साथ G20 का इतिहास क्या है, G20 में कि कौन कौन देश आते हैं, G20 किस प्रकार से वर्क करता है, क्या इसका स्ट्रक्चर है यानी क्या संरचना है, कार्यप्रणाली है, G20 का महत्व क्या है। इसके अतिरिक्त हम लोग जानेंगे कि G20 के क्या क्या वर्तमान में मुद्दे हैं, G20 का सीमा कहाँ तक है, कहाँ तक इसका लिमिट है, और साथ ही साथ भारत की G20 प्रेसिडेंसी 2023 में क्या सब इम्पोर्टेंट निर्णय लिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ों को आज कवर करने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले हम लोग मैप के थ्रू समझेंगे, एनिमेशन के थ्रू समझेंगे कि किस किस प्रकार से G20 है। तो देखिए, G20 के बारे में आपको ये समझना होगा कि G20 बनाया गया था आर्थिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से बनाया गया था। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट अर्थव्यवस्थाएं हैं, जैसे मान के चलते हैं हम लोग कि इसे बांट लेते हैं हम लोग आसानी से याद करने के लिए। अगर आपको याद है तो आप थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं वीडियो को, अदरवाइज आप आराम से इस चीज को देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका में 3 देश आते हैं। नॉर्थ अमेरिका में जो 3 देश आते हैं उसमें कनाडा है, यूएसए है और मैक्सिको है। ये नॉर्थ अमेरिका के देश हैं। ठीक है, साउथ अमेरिका में 2 देश हैं, दोनों काफी प्रतिद्वंदी हैं। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के मध्य आप तनाव देखते हैं, उसी प्रकार से ब्राजील और अर्जेंटीना के मध्य आप तनाव देख सकते हैं। तो ये दोनों भी अर्थव्यवस्थाएं G20 की ही जो है वो पार्ट हैं। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया को देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया है। अब देखिए, अब जो एशिया में आपको देखना है, एशिया में आपको देखना है, तो एशिया में कुछ आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। रसिया, रसिया के नीचे चाइना, चाइना के नीचे इंडिया। ठीक है, और अगर आप साउथ वेस्ट एशिया की बात करें, पश्चिम एशिया की बात करें, तो तुर्की और सऊदी अरब। ठीक है, तो तुर्की और सऊदी अरब। और अगर आप साउथ ईस्ट एशिया में देखें तो वहां पे आपको 3 मुख्य देश आपको दिखाई देंगे। अगर साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो इंडोनेशिया। ठीक है, और अगर ईस्ट एशिया की बात करें, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है उसे, या फिर ईस्ट एशिया भी हम लोग बोल देते हैं, तो वहां पे क्या है, वहां पे जापान है और दक्षिण कोरिया है। याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया को रिपब्लिक बोला जाता है, और जो कोरिया साउथ नॉर्थ कोरिया है वो अपने आप को डेमोक्रेटिक बोलता है, जो कि वो वास्तविक में है नहीं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ठीक है, अब साउथ अमेरिका में कौन सा देश आता है, तो साउथ अफ्रीका, सॉरी अफ्रीका में कौन सा देश है, तो साउथ अफ्रीका। साउथ अमेरिका में हम लोग बात कर चुके हैं ब्राजील और अर्जेंटीना को, अफ्रीका में साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप ये याद रखेंगे कि यूरोप में 4 मुख्य देश हैं, और इसके अतिरिक्त यूरोपीय यूनियन भी है। तो एक यूरोपीय यूनियन है, ये आप याद रखेंगे। और इसके अतिरिक्त जो 4 मुख्य देश हैं वो कौन कौन है, यूके, फ्रांस, जर्मनी और इटली। कौन कौन है, यूके, फ्रांस, जर्मनी और इटली। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप देख चुके हैं कि G20 में कौन कौन सदस्य देश हैं। ठीक है, अब आते हैं G20 के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है। तो देखिए, G20 19 देश और यूरोपीय संघ का एक अनौपचारिक समूह है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का भी प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे। G20 की स्थापना 1999 में की गई थी, और विश्व आर्थिक संकटों की प्रतिक्रिया में की गई थी। ठीक है, तो जब एशिया में संकट आया था तो उसके बाद देखा गया कि क्यों ना दुनिया भर में सभी जो इम्पोर्टेंट देश हैं वो क्या करें, वो एक ग्रुप बना ले, ताकि जो उन वो लोग आपस में कुछ ऐसा डिसीजन ले, मार्केट को कुछ इस तरह से मैनेज करे कि कभी दुनिया मंदी की दौर से ना गुजरे। ठीक है, तो मंदी से उबारने के लिए और भविष्य में कभी मंदी ना आए, ऐसी स्थिति उत्पन्न करने के लिए ये जो है वो G20 की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपको समझने के लिए कुछ याद रखना है। जैसे G20 जो है वो दुनिया में पेटेंट, आपको पता होगा कि किसी भी नए वस्तु का आविष्कार करने के बाद
उसका पेटेंट लिया जाता है। तो पेटेंट जो दुनिया भर में लिया जाता है, 100 में से 95 पेटेंट इन्हीं 20 सदस्य देशों के द्वारा लिया जाता है, ये याद रखेंगे। यानी कि 95% पेटेंट जो है दुनिया का, वो G20 ही अकेले वहन करता है। इसके अतिरिक्त 85% यानी 85% जो है विश्व का सकल घरेलू उत्पाद, जैसे देश का होता है सकल घरेलू उत्पाद, उसी तरह से पूरे विश्व का जो साल भर में एक वित्तीय वर्ष के अंदर जितने वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, वही आता है विश्व के अंदर सकल घरेलू उत्पाद का। तो 85% उत्पादन इसी देशों के द्वारा किया जाता है, इन्हीं देशों के द्वारा, ठीक है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75% याद रखेंगे, दुनिया की आबादी का लगभग 65% ये याद रखेंगे, ये प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। और बाकी सदस्य देश आप देख चुके हैं कौन कौन है। और ये आर्थिक मुद्दों को ही डील करने के लिए बनाया गया था, और बाद में जरूरत महसूस हुई तो इसे विभिन्न आयामों में, विभिन्न क्षेत्रों में इसे बढ़ाया भी गया है, ठीक है। तो जो हम लोग आगे चर्चा करने जा रहे हैं, चलिए, तो G20 सम्मेलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आ जाते हैं। G20 समूह की उत्पत्ति 1997-98 में एशियन टाइगर्स। अब देखिए, एशियन टाइगर्स में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन देश आते हैं, तो आप याद रखिएगा, साउथ कोरिया आता है, ताइवान आता है, हांगकांग आता है, ठीक है, और मलेशिया आता है, याद रखिएगा, ठीक है। संभवतः मलेशिया आता है, ठीक है। तो 4 देश जो इंपॉर्टेंट हैं वो आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये मेनली ये 3 देश आपको याद रखने हैं, साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग, ये 3 देश एशियन टाइगर्स हैं। और यहाँ जब देखा गया कि पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में जब देखा गया 1997-98 में आर्थिक मंदी, तो 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और जब स्थापना हुई थी उस समय में क्या था, उस समय में गवर्नर्स, जो सेंट्रल बैंक, जैसे भारत में RBI सेंट्रल बैंक है, उसी प्रकार से जो भी सदस्य देश थे वहां पे जो भी सेंट्रल बैंक थी, उनके गवर्नरों की मीटिंग प्रारंभ में स्टार्ट की गई थी, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसका विस्तार किया गया नेता के स्तर तक। जब देखा गया कि जो वित्त मंत्री है अथवा गवर्नर है, वो जो डिसीजन लेते हैं वो काफी उस डिसीजन मेकिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आने लगा। तो जो शीर्षस्थ नेता थे, जिस भी देश के शीर्षस्थ नेता थे, जैसे भारत में प्रधानमंत्री को माना जाता है, तो जो भी नेता के स्तर तक इनका उन्नयन किया गया, जो भी शीर्षस्थ नेता थे उन्हें शामिल किया गया 2008 के वित्तीय संकट के बाद। वित्तीय संकट के बाद ये महसूस किया गया कि जो निर्णय लेने की क्षमता है, जो निर्णय लेने का टाइम पीरियड है, ये क्या होना चाहिए, ये कम होना चाहिए, ताकि 2008 जैसी वैश्विक वित्तीय संकट ना देखनी पड़े, ठीक है। फिर 2009 में इसे क्या बोला गया, इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए एक प्रमुख मंच घोषित किया गया G20 को, ठीक है। उसके बाद नेता नियमित रूप से मिलते रहे और आर्थिक सहयोग के लिए ये अग्रणी मंच के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखेंगे आगे देशों की सूची। ये बता चुका हूं किस तरह क्या क्या इसका जो महत्व है वो भी बता चुका हूं कि क्या क्या है। 85% दुनिया का जो है GDP, इसके अतिरिक्त दुनिया का ट्रेड में 75%, दुनिया का पॉपुलेशन में 2/3 लगभग 60 या 66 या 65% याद रखें। तो इन सदस्य देशों के अलावा जो अतिथि देश भी शामिल होते हैं। अब अतिथि देश कौन बुलाता है, गेस्ट कौन बुलाता है, तो जो मेजबान होता है याद रखेंगे वो हमेशा गेस्ट बुलाता है। जैसे 2023 में भारत मेजबान था, तो भारत अपने हिसाब से, अपने अनुसार जो भी भारत को उपयुक्त देश लगा, वो सब देशों को भारत गेस्ट देश के रूप में आमंत्रित किया। इसके अतिरिक्त कुछ देश, कुछ संघ हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, IMF, OECD, ठीक है, आसियान आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी अपनी बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है। अब यही जो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा देश या फिर ग्रुप, यही दुनिया भर का जो अर्थव्यवस्था है उसको संचालित करता है, संचालित करने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, ठीक है। तो ये याद रखें।
अब एक छोटा सा कॉमन सा चीज है आपको समझने के लिए मैं बता दूं, जैसे ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, ठीक है, उन वो अगर तेल का कीमत कम करते हैं तो दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी मायने रखता है। विश्व बैंक या आईएमएफ किस देश को कितना वित्तीय मदद करता है, ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वर्ल्ड इकोनॉमी में। किसी देश का अर्थव्यवस्था किस प्रकार से निर्धारित होगा, ये विश्व बैंक और आईएमएफ तय कर सकता है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ अगर सैंक्शन लगा दे तो क्या होगा उस देश का वित्तीय स्थिति। तो यहाँ पे जो भी, जैसे आसियान है, ये भी प्रमुख क्षेत्रीय संगठन है, तो जो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट संगठन है वो भी शामिल होते हैं, ताकि दुनिया का जो अर्थव्यवस्था है वो सुचारू रूप से और स्थिरता के साथ बनी रहे। ठीक है, अब है G20 की संरचना और कार्यप्रणाली। ठीक है, जो संरचना हम लोग देखेंगे कि क्या क्या है संरचना में। तो G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की वार्षिक बैठकों के आधार पर संचालित होता है। ठीक है, जिसमें साल में एक बार नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है। अब आपको याद रखना होगा कि G20 के मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर जो होते हैं वो साल में 4 बार मिलते हैं। ठीक है, लेकिन जब साल में एक बार आवश्यक रूप से, ऐसे तो अनिवार्य नहीं है, लेकिन आवश्यक रूप से G20 की जो G20 में नेता स्तर के भी जो है शामिल होते हैं। नेता स्तर जैसे भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इस प्रकार से जिस जिस देश में जो जो शीर्षस्थ नेता हैं वो शामिल होते हैं। अब G20 में 2 समानांतर ट्रैक शामिल है। इसमें आपको 2 चीज याद रखना है। संरचना में क्या है, 2 समानांतर ट्रैक। क्या क्या है, फाइनेंस ट्रैक है और शेरपा ट्रैक है। ठीक है, फाइनेंस ट्रैक और शेरपा ट्रैक, ये दोनों ट्रैक मेजबान राष्ट्रपति पद के लिए विचारों और प्राथमिकताओं को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अब एक चीज आप याद रखिएगा, यहाँ पे जो राष्ट्रपति शब्द लिखा गया है, ये राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ G20 है, ना कि किसी देश का राष्ट्रपति। ये किसका राष्ट्रपति होगा, तो किसी मेजबान देश का। जो देश G20 को आयोजित करेगा उस देश का जो शीर्षस्थ नेता होंगे वही क्या कहलाएंगे, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति पद उसे दिया जाएगा जो मेजबान होगा। इसके अतिरिक्त याद रखेंगे कि अब G20 में जो हम देखते हैं शेरपा और फाइनेंस ट्रैक, ये दोनों ट्रैक हम लोगों को याद रखना है संरचना में। पहले शेरपा ट्रैक पे डिस्कशन करेंगे, इसके बाद हम लोग जाएंगे किस पे, तो वित्तीय ट्रैक पे, यानी कि फाइनेंस ट्रैक पे। तो शेरपा ट्रैक, अब आप सुने होंगे कि भारत में भी शेरपा बनाया गया। तो शेरपा होता क्या है, तो जो G20 के जो जिस भी हर देश का अपना अपना एक शेरपा होता है। वो करता क्या है, तो जो नेता होते हैं, शीर्षस्थ नेता होते हैं, उनका वो निजी दूत होता है। वो उन्हें अवगत करवाता है कि कितने मीटिंग्स हुए हैं, उन मीटिंग्स में क्या क्या डिसीजन ली गई है और उन डिसीजनों में हमारा क्या सहभागिता होनी चाहिए, क्या क्या क्षेत्र है, किस किस व्यापक क्षेत्र पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, क्या क्या चर्चाएं प्रीवियस G20s में हुई है या आने वाले G20 में क्या क्या हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ये सारी चीजों का ध्यान कौन रखता है, तो शेरपा रखता है। क्योंकि सामान्य बात है, किसी भी देश के प्रधानमंत्री को इतना समय नहीं होता है कि वो G20 का सारा चीज को, सारा ब्यौरा को याद रखे, ये संभव नहीं है। लेकिन शेरपा जो होते हैं उनका मुख्य कार्य यही होता है कि वो नेताओं के निजी दूत के रूप में होते हैं। वे कृषि, भ्रष्टाचार विरोधी, जलवायु, डिजिटल अर्थव्यवस्था, शिक्षा, रोजगार, ऊर्जा, पर्यावरण, स्वास्थ्य और पर्यटन, व्यापार और निवेश जैसे सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। वे साल भर की सभी वार्ताओं की देखरेख करते हैं, शिखर सम्मेलन के एजेंडों पर चर्चा करते हैं और G20 के महत्वपूर्ण कार्यों का समन्वय करते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब आगे आ जाते हैं वित्तीय ट्रैक। जो वित्त ट्रैक है, फाइनेंस ट्रैक है, इसमें क्या क्या होता है, तो देखिए शेरपा ट्रैक में कौन थे, नेता थे, शीर्षस्थ नेता थे और उनके निजी दूत के रूप में शेरपा होते थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, वित्त ट्रैक में वित्त मंत्री आएंगी, जैसे भारत में निर्मला सीतारमन है, और केंद्रीय बैंक के गवर्नर जैसे अमिताभ कांत है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा कि वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर जो होते हैं वो नेतृत्व करते हैं फाइनेंस ट्रैक का। और फाइनेंस ट्रैक
साल में 4 बार मिलते हैं, ठीक है, जिनमें से 2 बैठक तो वो कहाँ करते हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक का जो मीटिंग्स हो या फिर आईएमएफ का मीटिंग्स हो, उस समय में ये लोग 2 बैठक आयोजित करके बातचीत कर लेते हैं, और 2 बैठक ये लोग निर्धारित जगह पे भी करते हैं। तो इनका मुख्य फोकस क्षेत्र क्या होता है, तो फाइनेंस से है, तो फाइनेंशियल जो भी टर्म है, जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, वित्तीय विनियम, वित्तीय समावेशन, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वस्तुकला, अंतर्राष्ट्रीय कराधान जैसे राजकोषीय और मौद्रिक नीति। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। देखिए, राजकोषीय नीति का को तय कौन करता है, राजकोषीय नीति तय करता है वित्त मंत्री यानी वित्त मंत्रालय, और मौद्रिक नीति कौन करता है, तो सेंट्रल बैंक के गवर्नर। सामान्यतः सभी देशों में यही होता है। मौद्रिक नीति कौन तय करेगा, तो मार्केट में कितना मुद्रा रहना चाहिए, मार्केट में कितना मुद्रा रहना चाहिए, कितना नहीं रहना चाहिए, ये वाला मौद्रिक नीति कौन तय करेगा, आरबीआई के गवर्नर। और राजकोष यानी कि लोगों को रोजगार भी मिले, ना सिर्फ अर्थव्यवस्था बढ़े बल्कि रोजगार भी मिले, हमारा जो खजाना है, वो देश का जो खजाना है वो किस प्रकार से उसको बढ़ाया जाए या फिर उसको खर्च किया जाए, खजाना को खर्च किया जाए, ये सारी चीजें राजकोषीय आती हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, सामान्य शब्दों में यही है, ठीक है। अब आते हैं ट्रायोका में। आपको पता होगा ट्रायोका में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि 3 देश, ट्राई मतलब क्या होता है 3, तो ट्रायोका में 3 देश आते हैं। एक तो वर्तमान प्रेजेंट में जो देश है जो मेजबानी कर रहा है, एक जो फ्यूचर में मेजबानी करने वाला है, और एक जो पास्ट में मेजबानी कर चुका है। तो ये तीनों देश जो हैं वो ट्रायोका के अंतर्गत आते हैं। इन तीनों देशों को जो प्रेसिडेंसी मिली हुई है ये ट्रायोका में आते हैं। G20 के पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपसे कोई पूछे G20 के पास कोई चार्टर या सचिवालय है, तो वो नहीं है। अब चार्टर क्या होता है, तो याद रखिएगा किसी भी संगठन का चार्टर क्या होगा, चार्टर होता है कि जो कॉमन चीज, कॉमन मिनिमम आपको कुछ चीजें होती है, शर्तें होती है जो किसी भी ग्रुप को, ऑर्गेनाइजेशन को विधिवत रूप से स्थापित करती है, ठीक है। तो चार्टर में हम लोग क्या देखते हैं, चार्टर अगर जैसे नाटो है, नाटो का चार्टर है, ठीक है, उसी प्रकार से G20 का अपना कोई चार्टर नहीं है, ठीक है, अपना कोई घोषणा पत्र नहीं है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे सचिवालय भी नहीं है। तो आपको पता होगा कोई भी ग्रुप जो वर्क करता है सालों भर, तो वो सालों भर वर्क करेगा तो उसको किस चीज का आवश्यकता होगा, तो उसको सचिवालय का आवश्यकता होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे मेजबान देश ही सारा काम कर लेते हैं और प्रत्येक वर्ष मेजबान देश बदल जाते हैं, तो अस्थायी सचिवालय रखने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त प्रेसिडेंसी को ट्रायोका द्वारा समर्थित किया जाता है, जिसमें पिछले, वर्तमान और आने वाले प्रेसिडेंसी शामिल हैं। प्रेसिडेंसी इसके अतिरिक्त G20 प्रेसिडेंसी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है और एक कैलेंडर वर्ष के लिए एजेंडे को निर्देशित करता है। तो सामान्यतः दिसंबर टू दिसंबर चलता है, ठीक है, 1 दिसंबर से 1 दिसंबर इस तरह से चलता है, ऐसा कोई फिक्स है नहीं। फिर है यह एक गैर बाध्यकारी मंच है। गैर बाध्यकारी मतलब यानी यहाँ पे जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो आपको मानना अनिवार्य नहीं है, बाध्य नहीं है। क्यों? क्योंकि हर देश चाहता है संप्रभु रहना। तो संप्रभु मतलब क्या है कि अपने देश के अंदर और अपने देश से बाहर किसी भी मामले पर ये स्वयं निर्णय करने के लिए सक्षम होना चाहिए कोई भी देश, वही संप्रभु होता है। तो संप्रभुता बीच में आ जाती है, इसीलिए इसे गैर बाध्यकारी मंच बनाया गया है। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे प्रतिद्वंदी देश हैं जो आपस में, जैसे रूस भी है, तो रूस है और अमेरिका है, तो दोनों एक दूसरे का विरोधी है। लेकिन जब बैठता है इस मीटिंग में, तो वहां पर अगर किसी प्रकार का निर्णय लिया जाता है और अगर बाध्यकारी बना दिया जाए तब तो ठीक है, तो याद रखिएगा क्या है, बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ काम करना। अंतर्राष्ट्रीय संगठन तो आपको बताया है कि IMF है, वर्ल्ड बैंक है, विश्व व्यापार संगठन है, इस तरह का IOCD है। तो इस तरह का जो संगठन है, ये सारे संगठन मिल करके काम करते हैं। तो जो निकल के आता है वो क्या आता है, अस्थायित्व।
आगे है G20 शिखर सम्मेलन 2023 का महत्व क्या है। तो इम्पोर्टेंस क्या है इसका। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सहयोग का व्यापक क्षेत्र। क्या है, सहयोग का व्यापक क्षेत्र। अब हम लोग ना सिर्फ आर्थिक रूप से डील करते हैं, बल्कि हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग टाइम पीरियड में हम लोग अनेक सारे डायमेंशंस पे हम लोग वर्क कर चुके हैं G20 में। तो जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो क्या देखने जा रहे हैं, 2016 में G20 कहाँ हुआ था, वांगजाओ चीन में। ठीक है, जहां पे अभी एशियन गेम्स हुआ है वहीं पे क्या हुआ था, 2016 में चाइना में G20 हुआ था। अब वहां पे जो G20 हुआ उसमें सबसे इंपॉर्टेंट निर्णय क्या लिया गया या फिर क्या निकल के आया, तो ये याद रखिएगा कि G20 शिखर सम्मेलन में पेरिस समझौते पर अमेरिका और चीन का अभिसरण देखा गया। ठीक है, तो अमेरिका और चीन दोनों मिल करके G20 शिखर सम्मेलन में जो पेरिस समझौता हुआ था, आपको पता होगा पेरिस समझौता कब हुआ था, 2015 में। ठीक है, तो 2015 में पेरिस समझौता हुआ और उसी को 2016 में क्या किया गया, यूएसए और चाइना के द्वारा उसी का अभिसरण किया गया। ठीक है, अब G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था 2018 में, वो कहाँ हुआ था, अर्जेंटीना में हुआ था। अर्जेंटीना जिसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है, वहां पे हुआ था। तो वहां पर किस चीज पे सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के आई थी, तो निष्पक्ष और सतत विकास पर केंद्रित हुआ था वो। फिर G20 हुआ था जर्मनी में 2021 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग, लॉन्ड्री में हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ड्री में हम लोग कपड़ा साफ करते हैं। इसी तरह से मनी लॉन्ड्रिंग जो शब्द है उसका अर्थ यही समझ लीजिए कि काले धन को साफ करके सफेद कर दिया जाए। ठीक है, तो इसी को मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय टैक्स हेवन, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पे लोग टैक्स की चोरी कर सकते हैं। वो देश स्वयं ऐसा कुछ नियम कानून बना के रखता है या टैक्स को बहुत कम करके रखता है कि बाकी सारे देश के जो व्यापारी हैं या उद्योगपति हैं वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनका टैक्स कम रहे, बच जाए उसका टैक्स, तो यूएई हो जाए या फिर आप स्विट्जरलैंड जैसा देशों को जानते हैं, वहां पे क्या होता है, वहां पे बहुत कम टैक्स रखा, कॉरपोरेट टैक्स निगम कर बहुत कम रखा जाता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय टैक्स हेवन आप याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार से संबंधित मुद्दों पर जर्मनी में जो G20 हुआ था 2021 का वो केंद्रित था। फिर बाली में हुआ था इंडोनेशिया में 2022 का G20 शिखर सम्मेलन। इसमें वित्तीय स्थिरता, मानवीय संकट, गरीबी और अल्प विकसित देशों को सहायता करने पर यह केंद्रित था। तो ये आप जो पास्ट में जो भी G20 में इंपोर्टेंट निर्णय लिए गए हैं वो आप देख चुके हैं। अब आते हैं कि G20 का महत्व क्या है। तो महत्व तो पहला है कि सहयोग का व्यापक क्षेत्र, बहुत सारे क्षेत्रों में हम लोग सहयोग किए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि पेरिस समझौता यानी जलवायु वाला क्षेत्र में, इसके अतिरिक्त सतत विकास के क्षेत्र में, इसके अतिरिक्त मनी लॉन्ड्रिंग के क्षेत्र में, यानी कि जो आर्थिक रूप से जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, अंतर्राष्ट्रीय टैक्स हेवन, भ्रष्टाचार, इन सब में, वित्तीय स्थिरता में, मानवीय संकट यानी कि आपदाओं के समय में, गरीबी आदि के समय में, तो ये सारी चीज हम लोग देख चुके। अब आते हैं खाद्य सुरक्षा पर। आपको पता होगा दुनिया भर में बहुत सारे देश ऐसे हैं जो आत्मनिर्भर खाद्य के मामले में नहीं है, लेकिन खाना तो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए, चाहे वो अमीर देश का हो या गरीब देश का हो। तो जो अमीर देश हैं या फिर ये संगठन जो है, ये याद रखिएगा, ये संगठन क्या सोचा है, ये संगठन किस चीज पर वर्क करता है, ये संगठन इस चीज पर वर्क करता है कि कोई भी देश दुनिया का वो भूखा ना रहे, उस देश का एक भी आदमी भूखा ना रहे, इस पर भी ये लोग खाद्य सुरक्षा पर ये लोग बात करता है। तो उसमें एक इम्पोर्टेंट है क्या, तो काला सागर अनाज पहल। आपको पता होगा काला सागर कहाँ पे स्थित है, तो रूस और यूक्रेन के पास स्थित है और दोनों के बीच अभी युद्ध चल रहा है। तो अनाज की आवाजाही पर वहां पर अभी क्या हो रहा है, संकट आ जाता है कभी कभी, यानी कि वहां पर रुक जाता है, कभी अनाज लाना ले जाना रोक दिया जाता है। क्यों, क्योंकि रसिया और यूक्रेन के मध्य क्या चल रहा है, वहां पे युद्ध का स्थिति है। इसके अतिरिक्त लैंगिक समानता को बढ़ावा,
एक ये भी महत्व है कि दुनिया भर में महिलाओं और पुरुषों के मध्य जो असमानता है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो या फिर राजनीतिक क्षेत्र में हो, तो दोनों को बराबरी का मौका दिया जाना चाहिए। इसीलिए लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए ये काम करता है। तो महत्व क्या क्या हो गया? सहयोग का व्यापक क्षेत्र आपको पता लग गया, खाद्य सुरक्षा जो काफी इंपॉर्टेंट है, लैंगिक समानता को बढ़ावा। इसके बाद शक्ति का वैश्विक संतुलन। शक्ति का वैश्विक संतुलन आपको पता है, यहाँ पे यूएसए भी है और इस तरफ से, तो याद रखेंगे कि शक्ति का वैश्विक संतुलन भी है। इसके बाद विरोधियों को एक मंच पर लाने की भी बात है, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने की बात भी है, और साथ ही साथ कुछ प्रतिबद्धताएं हैं जो कि सदस्य देशों के द्वारा ली गई है कि हाँ हमको इन क्षेत्रों पे जरूर काम करना है। तो वैश्विक संतुलन आप देख लिए। G20 पहले गठित ब्लॉक जैसे G7 है या फिर P5 है की तुलना में विकसित और विकासशील देशों के बीच शक्ति के अधिक न्यायसंगत वितरण को बढ़ावा देता है, जो वैश्विक स्तर पर शक्ति संतुलन बनाए रखने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशन में जो 5 देश हैं, अस्थायी सदस्य हैं, अब उनके द्वारा अगर कोई डिसीजन लिया जाएगा तो वो पूरे दुनिया पे लागू होना। G7 जो सबसे माना जाता था कि G7 में जो भी देश हैं वो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, तो उनके द्वारा जो डिसीजन लिया जाएगा, मात्र 7 देश दुनिया की अर्थव्यवस्था को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं या फिर उसके दुनिया के हिसाब से एजेंडा तय कर सकते हैं। तो ये 7 देश वाला ग्रुप या 5 देश वाला ग्रुप ये सफिशियंट नहीं था, तो हम लोगों ने क्या किया, G20 बनाया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना सिर्फ बड़े अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया बल्कि इनमें जो विकासशील देश हैं वो भी शामिल हैं, जैसे इंडोनेशिया, उसके अतिरिक्त चाइना, भारत, ये सब क्या है, ये सब विकासशील देश है। और साथ ही साथ यूएसए, ये सब क्या है, ये सब विकसित देश हैं। तो इन दोनों के मध्य क्या हुआ, वैश्विक संतुलन हो गया शक्ति का। तो ये ध्यान में रखेंगे। इसके बाद याद रखेंगे कि विरोधियों को एक मंच पर लाना, जैसे वही है, एक तरफ रूस का विचारधारा है, साम्यवादी विचारधारा, और एक तरफ भारत हो जाए या फिर आपको यूएसए हो जाए, इसका पूंजीवादी विचारधारा है। तो याद रखेंगे कि पूंजीवादी हो जाए, साम्यवादी हो जाए, हर प्रकार की विचारधारा, चाहे वो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हो, राजनीतिक प्रणाली के क्षेत्र में हो। हालांकि भारत का मिश्रित अर्थव्यवस्था है, लेकिन भारत भी अब क्या होना है, ज्यादा टिल्ट हो चुका है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के तरफ। लगातार आप सुनने में आपको आता होगा कि सरकार क्या कर रही है, कंपनियों को बेचती जा रही है, तो पूंजियों को क्या कर रही है सरकार, निकालती जा रही है। फिर है जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना। जलवायु परिवर्तन को जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दुनिया में नंबर 1 खतरा के रूप में मौजूद है। जलवायु परिवर्तन हो जाए, आतंकवाद हो जाए, ये सारी चीजें जो है ये आपको ध्यान में रखनी है। इन पर भी यहाँ पर क्या होता है, डिसीजन लिया जाता है। नेटवर्किंग और सहयोग में, नेटवर्किंग के क्षेत्र में याद रखिएगा, नेटवर्क कैसे मजबूत होगा। अब एक बात आप बताइए, आप कहीं पे रहते हैं और आपके दोस्त कहीं पे रहते हैं, जब वो आप दोनों मिलेंगे ही नहीं तो आगे किस प्रकार से बातें चलेंगी, तो बात नहीं चलेंगी, याद रखिएगा। इसीलिए जब G20 में मीटिंग्स होती है, प्रत्येक देश के वहां पर शीर्षस्थ नेता मिलते हैं, तो विचारों का आदान प्रदान होता है, रिश्ते मजबूत होते हैं, आर्थिक मुद्दों पर सहयोग को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो नेटवर्क और सहयोग याद रखिएगा, नेटवर्किंग और सहयोग। इसके बाद वैश्विक आर्थिक सहयोग, वैश्विक आर्थिक सहयोग G20 के बारे में आपको पता होगा, 2008 में वित्तीय संकट आई थी। इसके अतिरिक्त यूरोजोन ऋण संकट, आपको पता है यूरोजोन में कितने देश हैं, यूरोजोन में वर्तमान समय में 20 देश आते हैं। ठीक है, 20 देशों की मुद्रा जो है वो क्या है, वो यूरो है। तो जब यूरो का जो मूल्य ह्रास होने लगा था, यूरो के मूल्य में कमी आने लगी थी, तो यूरो ऋण संकट उत्पन्न हुई थी। इसके अतिरिक्त कोविड-19 महामारी की स्थिति आ गई थी, सारे देश क्या होने लगे, सिमटने लगे, अर्थव्यवस्थाएं क्लोज करने लगे। तो ऐसी स्थिति में वैश्विक आर्थिक सहयोग के लिए G20 का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, नेटवर्किंग और सहयोग में काफी इंपॉर्टेंट रोल है। अब आ जाते हैं हम लोग G20 के मुद्दे और सीमाएं।
आखिरकार हर चीज का एक लिमिट होता है। तो G20 का क्या लिमिट है, और साथ ही साथ G20 के सामने में कौन कौन से मुद्दे हैं जिसे G20 को डील करना चाहिए। तो G20 के मुद्दों और सीमाओं में सबसे इंपॉर्टेंट है कि G20 ने वैश्विक आर्थिक नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन इसकी प्रभावशालिता में कई चुनौतियां और सीमाएं हैं। क्या क्या है सीमाएं? पहला है आम सहमति तक पहुंचने में कठिनाई। आप भी सुनते होंगे खबरों में कि G20 में जो इस बार भारत में जो G20 हुआ था उसमें जो अंतिम में घोषणा जारी की जाती है, घोषणा पत्र जारी की जाती है, उन पे कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा था। लोग मतलब अलग अलग देश जो है साथ नहीं आ पा रहे थे, लेकिन भारत की जो कूटनीतिक विजय है वो यही प्रदर्शित करती है कि भारत ने कुशलतापूर्वक और सफलतापूर्वक जो है इसको घोषणा पत्र भी G20 का ले आया भारत। तो यहाँ पर क्या है, आम सहमति तक पहुंचने में कठिनाई होती है। अलग अलग प्रकार के देश हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, सबकी विचारधाराएं अलग हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त रूस यूक्रेन संकट है, भू राजनीतिक तनाव है, तो बहुत सारी चीजों को देखा जाता है। तो लोग बोलते हैं क्या कि यहाँ पे आम सहमति बनाना बहुत कठिन है। ठीक है, तो ये पहला चीज याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त कोई अस्थाई सचिवालय नहीं है। तो जब सचिवालय, आपको पहले भी बता चुके हैं कि सचिवालय होने से क्या होता है, सालों भर कार्य होती है, और कार्य भी कैसी होती है, बहुत अच्छे मतलब ढंग से कार्य होती है। चर्चा का विस्तार होने पर निगरानी बोझिल और अक्षम हो जाता है। तो G20 के पास कोई अस्थाई सचिवालय नहीं है। अगर हम लोग किसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं, उसका विस्तार करना चाहते हैं, तो उस पर निगरानी नहीं रख पाते हैं। ठीक है, क्यों नहीं रख पाते हैं? क्योंकि एक बार ये देश मेजबानी करेगा, अगले बार कोई और देश मेजबानी करेगा, तो कोई एक ऐसा संगठन, ऐसा पॉइंट या फिर ऐसा सचिवालय टाइप का कोई ऐसा चीज है नहीं जो कि हमेशा निगरानी बनाए रखे कि कौन सा काम कितना हो चुका है, उसे कितना और किया जाना बाकी है। ठीक है, चलिए अब आगे है गैर बाध्यकारी निर्णय। आपको पहले बता चुके हैं कि यहाँ पे जो निर्णय ली जाती है वो गैर बाध्यकारी होती है, मतलब निर्णय को इम्प्लीमेंट करना कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है, अनिवार्य नहीं है। तो जो भी निर्णय ली जाती है उसे इम्प्लीमेंट करना, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना वो अनिवार्य नहीं होता है, बाध्यकारी नहीं होता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे G20 का देश आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने के लिए दिशा निर्देशों का एक सेट पर सहमत हुए थे कि हम लोग आतंकवाद या कोई भी चीज, दुनिया में किसी भी चीज में क्या होता है, धन की आवश्यकता होती है, और धन आतंकवादियों को ना मिले इसके लिए एक सेट बनाई गई थी, वहां सारे देश सहमत हुए थे। लेकिन अब इनका अनुपालन इम्प्लीमेंटेशन करने का कोई तंत्र ही नहीं है। ठीक है, तो अब कौन देश क्या कर रहा है, किसको कौन पैसा दे रहा है, इस पर निगरानी रखने का कोई वो है ही नहीं। तो गैर बाध्यकारी निर्णय है, निर्णय ले लेता है और उसे इम्प्लीमेंट करने में आपको इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ इस चीज का कोई वो नहीं है। फिर है सीमित सदस्यता। अब आपको पता है दुनिया भर में कितने देश हैं, यूनाइटेड नेशन के हिसाब से तो 193 देश हैं। अब 193 देश में से मात्र 19 देश और एक यूरोपीय संघ, ठीक है, एक यूरोपीय संघ और 19 देश, यही पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था को वो कर रहे हैं, नियंत्रित कर रहे हैं, या फिर नियंत्रित ना कहा जाए तो निगरानी कर रहे हैं, उस हिसाब से अपने आप को समायोजित कर रहे हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये मात्र गिने चुने देश दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को अपने हिसाब से देख रहे हैं। तो कहा जाता है कि इसका विस्तार करना चाहिए। सीमित सदस्यता है, इसको क्या करना चाहिए, विस्तार देना चाहिए। और अगर विस्तार होगा तो सदस्यता का विस्तार यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि समूह वैश्विक अर्थव्यवस्था पर का अधिक प्रतिनिधि है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन जो करता है G20 वो एक लार्ज कंट्रीज को रिप्रेजेंट करे, ये बात आप याद रखेंगे सीमित सदस्यता के रूप में। तो अब है भारत की G20 प्रेसिडेंसी 2023। अब भारत में क्या क्या हुआ है वो देख लेते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि G20 भारत के इतिहास में पहली बार G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कर रहा है, यानी कि ये फर्स्ट टाइम है भारत का कि भारत G20 को ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसमें 43 प्रतिनिधिमंडल प्रमुख, यानी कि टोटल कितने प्रमुख आए हैं अलग अलग संगठनों से, अलग अलग देशों से, तो 43 ठीक है। कब आए थे? तो सितंबर 2023 में। कहाँ पे आए थे? नई दिल्ली में आए थे, ठीक है। और ये अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन है। G20 में इतने सारे प्रतिनिधिमंडल पूर्व में कहीं नहीं आए थे, यहां पर 43 प्रतिनिधिमंडल प्रमुख आए हैं, ठीक है। अमिताभ कांत भारत के G20 के शेरपा हैं, ठीक है। भारत अपनी अमृतकाल पहल के माध्यम से सभी के लिए नियम आधारित व्यवस्था, देखिए जब आप जियो पॉलिटिक्स देखते हैं तो वहां पे क्या है, वहां पे अलग अलग प्रकार की नियमें एग्जिस्ट करती है। जैसे अब आप समुद्र में कौन सा देश का कितना बाउंड्री होगा, ये एक नियम के तहत, यूनाइटेड नेशन के नियम के तहत कोई देश उसे मानता है, कोई देश कहता है कि नहीं मैं ये सीमा को नहीं मानूंगा। जैसे अमेरिका, वो किसी भी समुद्र में वो ओपन चाहता है, समुद्र को वो ओपन मानता है, ठीक है। समुद्र किसी का अपना नहीं है, वो ये मान करके किसी भी देश का समुद्री सीमा में प्रवेश कर जाता है अमेरिका, ठीक है। तो इसी प्रकार से चाइना वो क्या कर रहा है, लगातार विस्तार कर रहा है अपने समुद्री क्षेत्र का, अनेक आर्टिफिशियल द्वीप्स बना चुका है, ठीक है। तो यहां पर क्या बात की जाती है G20 में कि देखो नियम जो बना हुआ है उसी पे सबको चलना है, यानी नियम आधारित व्यवस्था होना चाहिए। इसके अतिरिक्त शांति और न्यायपूर्ण विकास के साथ एक साझा वैश्विक भविष्य बनाने के मिशन पर G20 कार्य करता है। G20 का विषय क्या था? वसुधैव कुटुंबकम, यानी पृथ्वी एक परिवार है, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, ये क्या है, इसका थीम था, ठीक है। और ये कहां से लिया गया है? महाउपनिषद से लिया गया है। उपनिषद का बात आपको ध्यान में रखना होगा, कौन सा? महाउपनिषद। अनिवार्य रूप से यह विषय सभी प्रकार के जीवन मूल्यों, मानव, पशु, पौधों और सूक्ष्म जीव और पृथ्वी एवं व्यापक ब्रह्मांड में उनके परस्पर संबंध की पुष्टि करता है। तो महाउपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम है, उसमें क्या लिखा हुआ है? दुनिया में चाहे जो भी जीव रहते हो, जो भी जीव है वो सारे क्या हैं? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक ही परिवार के हैं, एक पृथ्वी पर एक ही परिवार के हैं और सबका एक ही भविष्य है। अगर किसी का भी खात्मा होता है तो दुनिया का खात्मा हो जाएगा, पृथ्वी का खात्मा हो जाएगा, ठीक है। तो ये वसुधैव कुटुंबकम महाउपनिषद याद रखेंगे। आगे है G20 में भारत की ट्रायोका में क्या है स्थिति? तो ट्रायोका में भारत ऑर्गेनाइज कर रहा है। भारत से पहले इंडोनेशिया किया था और भारत के बाद ब्राजील करने वाला है। आमंत्रित सदस्य कौन कौन से हैं? भारत किसको किसको आमंत्रित किया है? तो जो भारत के सबसे क्लोज हैं, जो कूटनीतिक दृष्टिकोण से सबसे क्लोज हैं, ठीक है। तो भारत जो है बहुत सारे संस्थाओं को जैसे सदस्य, आपको पता होगा 19 देश और एक, यानी कि जो 20 देश है, 20 मान के चलिए सदस्य देश है, ठीक है। इसके बाद बहुपक्षीय संस्था आपको पता होगा, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इस तरह का है जो भी है, ठीक है। इसके अतिरिक्त 9 देश को भारत आमंत्रित किया है। कितने देशों को? 9 देशों को आमंत्रित किया है। वो 9 देश कौन कौन है? पड़ोसी देश बांग्लादेश, ठीक है, नीदरलैंड जिसे हॉलैंड बोला जाता है, ठीक है, जो डच बोला जाता है। डच आपको पता होगा कि भारत में आए थे, बेदरा का युद्ध के बाद इसे भगाया गया था यहाँ से अंग्रेजों के द्वारा। तो डच के बारे में याद रखिएगा, वो भी है। इसके बाद ओमान की राजधानी मस्कत, तो ये याद रखिएगा। ओमान पश्चिम एशिया में है, सऊदी अरब के पास ही है ओमान। इसके बाद आप याद रखिएगा कि UAE के पास है ओमान, याद रखिएगा। इसके बाद याद रखिएगा सिंगापुर के बारे में, सिंगापुर, ठीक है, ये आसियान का एक प्रमुख देश है आपको। इसके बाद नाइजीरिया के बारे में याद रखिएगा, नाइजीरिया अफ्रीका में स्थित है। इसके बाद स्पेन के बारे में याद रखिएगा, इसका राजधानी क्या है? मैड्रिड, स्पेन का राजधानी मैड्रिड, ठीक है। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात UAE के बारे में याद रखिएगा, हमारा घनिष्ठ मित्र है UAE, ठीक है। इसके बाद मिस्र के बारे में, इजिप्ट के बारे में याद रखिएगा और मॉरिशस के बारे में याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इन सारे देशों को, इन 9 देशों को गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया। 1-2 का भी नाम आपको याद होना चाहिए। अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आपको
एटलीस्ट एक दो का भी गेस्ट कंट्रीज का नाम याद होना चाहिए, ताकि आप लिखें तो वो थोड़ा ज़्यादा इनरीच हो आपका आंसर। अब अफ्रीकी प्रतिनिधित्व की बात की गई है, ठीक है, कि G20 को और अधिक समावेशी बनाने के लिए भारत ने अफ्रीकी संघ को पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है, जिसे मंजूर कर लिया गया। ठीक है, नई दिल्ली में भारत में 9 और 10 सितंबर को मीटिंग्स हुई थी। शीर्षस्थ नेताओं की मीटिंग्स कब हुई थी? तो 9 और 10 सितंबर 2023 को। कौन सा मीटिंग था ये? 18वां G20 शिखर सम्मेलन था, और यह पहला शिखर सम्मेलन था जब भारत मेजबान था, मेजबानी किया था। ठीक है, तो जब G20 देशों की नई दिल्ली घोषणा, देखिए लास्ट में घोषणा पत्र जारी होता है। मीटिंग्स हम लोग बहुत सारा किए, बात सब वाद विवाद हुआ, हर तरह के मुद्दों पर डिस्कशन हुआ। अब लास्ट में सारे देश कहते हैं कि देखो अब कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हम सभी सहमत हैं, तो जो सभी सहमत होते हैं वही घोषणा पत्र में आता है। तो जो नई दिल्ली घोषणा है उसमें रूस यूक्रेन तनाव से लेकर के धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, खाद्य सुरक्षा, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने जैसे विविध वैश्विक मुद्दों पर सर्वसम्मत सहमति बनी। तो किस किस पर सहमति बनी? कि रूस यूक्रेन का जो है तनाव, इसको कम किया जाए, खत्म किया जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम किया जाए, फोकस है। इसके अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा, दुनिया भर में कोई भूखा ना रहे। इसके अतिरिक्त वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, इन सारी मुद्दों पर क्या हुई? सहमति बनी। ठीक है, भारत की G20 प्राथमिकता है। भारत के लिए वैसे G20 का क्या इंपॉर्टेंस है? ठीक है, तो आपको सिर्फ ये इतना डिटेल में याद नहीं रखना है, डिटेल में इसे नहीं लिखना है आपको, क्योंकि ये हो चुका है। तो आपको सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि G20 की प्राथमिकता अगर पूछ लिया जाए कि भारत के लिए G20 क्यों इंपॉर्टेंट है, तो भारत का जो है हरित विकास, जलवायु, वित्त और पर्यावरण के लिए जीवन शैली, यानी कि जो ये लाइफ है, ये लाइफ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद त्वरित और समावेशी और लचीला विकास, SDG पर प्रगति में तेजी लाना। ठीक है, इसके बाद है कि तकनीकी अच्छा, आपको अगर स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन सारी चीज़ों पर अगर डिस्कशन करें तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और अनावश्यक रूप से लंबी वीडियोज बनाना मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब आ जाते हैं आगे। तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थाएं, महिला नेतृत्व वाला विकास, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो क्या क्या थी? 6 पॉइंट आपको याद रखने हैं। हरित विकास, जलवायु, वित्त और पर्यावरण के लिए जीवन शैली अर्थात लाइफ, त्वरित, समावेशी और लचीला विकास, SDG पर प्रगति में तेजी लाना। ठीक है, और इसके बाद क्या था? इसके बाद था तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थाएं और महिला नेतृत्व वाला विकास। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट क्या है, G20 प्रेसिडेंसी 2023 का क्या महत्व है, जो भारत में हुआ है उसका क्या महत्व है? तो सबसे इंपॉर्टेंट महत्व क्या है कि भारत का बढ़ता आर्थिक प्रभाव, भारत आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो इंपॉर्टेंट है कि G20 में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, और अध्यक्ष के रूप में याद रखिएगा, अध्यक्ष के रूप में G20 सदस्यों के साथ आर्थिक संबंध को और मजबूत करने में ये मददगार होगी। ठीक है, जो G20 हुई है समिट, ये भारत का जो वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में जो भारत को स्थापित करने की है, उसको और मजबूती प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन पर भारत का नेतृत्व, यानी कि जो भारत जो है प्रारंभ से ही, आज से नहीं हजारों साल से हम लोगों का जो जीवन शैली है वो क्या है, वो हम लोग पर्यावरण को देखते हुए हम लोग सारा काम करते हैं। तो आज के भी समय में जलवायु परिवर्तन पर चूंकि भारत का जो है वो नेतृत्व है, लीडरशिप है, भारत जलवायु परिवर्तन को लेकर काफी सजग है, भारत जलवायु कार्रवाई का प्रबल समर्थक रहा है। ठीक है,
तो ये याद रखेंगे। अगला है अच्छा, एक चीज आप याद रखें कि जलवायु परिवर्तन को यहाँ अर्थव्यवस्था से क्यों जोड़ा जा रहा है। आप खुद सोचिए कि अगर अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग इंडस्ट्री को बढ़ाते हैं तो क्या करना पड़ेगा, जंगल को साफ करना पड़ेगा, यानी पर्यावरण को क्या करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे। इंडस्ट्री लगाएंगे तो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचेगा, ये कॉमन चीज है। अब बिना इंडस्ट्री लगाए विकास कैसे होगा। तो विकास करने के लिए इंडस्ट्री को बढ़ाना पड़ेगा और इसके कारण पर्यावरण क्या हो जाएगा, पर्यावरण की स्थिति खराब होने लगेगी, इन्वायरमेंट जनित समस्याएं आने लगेगी। तो आपको याद रखना होगा कि इंडस्ट्री यानी कि अर्थव्यवस्था के विकास में पर्यावरण को हानि ना पहुंचे, तो कुछ इस तरह का बैलेंस बनाना है। क्या करना होगा, बैलेंस बनाना होगा दोनों के मध्य, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। इसीलिए हर जगह आपको जलवायु परिवर्तन जैसे शब्द देखने को मिलते हैं, ठीक है, कि ऐसा ना हो कि विकास की रफ्तार में हम लोग अपने पर्यावरण को क्या करें, खराब कर दे, दूषित कर दें। चलिए, समावेशी विकास पर भारत का ध्यान। भारत क्या चाहता है, समावेशी विकास हो, यानी समावेशी मतलब सभी का विकास, मतलब हर क्षेत्र, चाहे वो अमीर का विकास हो ऐसा ना हो, साथ साथ गरीबों का भी विकास हो, जो अंत में खड़ा है व्यक्ति उनका भी उदय हो, अंत्योदय हो। तो याद रखेंगे, अमीर गरीब सभी का विकास हो। चलिए अब आगे देखते हैं भारत का रणनीतिक महत्व। भारत का स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस है। रणनीतिक महत्व क्यों है, क्योंकि यूएसए, चाइना, रूस सहित इन सभी जो प्रमुख महाशक्तियां हैं इनके साथ भारत क्या होती है, इन मंचों पर साथ आती है। तो क्या होता है, इन यहाँ पे चर्चाएं होती है, दुनिया भर से जो भी इम्पोर्टेंट दुनिया भर के जो भी इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं उन सभी पर रूस, अमेरिका, चाइना, इस तरह के जो भी इंपॉर्टेंट देश हैं जो भी G20 में बैठते हैं। अब देखिए, एक चीज कॉमन सा चीज है, अगर भारत को चाइना से प्रॉब्लम है किसी भी प्रकार का, तो उसका निराकरण कैसे हो सकता है, दो ही चीज से हो सकता है, या तो युद्ध करके या तो शांति के माध्यम से। तो ये जो शांति वाला रास्ता है ये प्रदान कौन कर रहा है, इसके लिए शांति के लिए एक मंच कौन प्रदान करता है, G20। अब आप पूछेगा कि G20 शांति के लिए कैसे मंच प्रदान करेगा, तो जब दोनों देश के राष्ट्र प्रमुख मिलेंगे तब तो बात करेंगे, जब मिलेंगे ही नहीं तो कैसे होगा बात। और फोन पे जो बात होता है और आमने सामने में जो बात होता है उनमें आकाश जमीन का अंतर होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये चूंकि एक मंच है, यहाँ पर चाइना के भी पहुंचते हैं प्रेसिडेंट और भारत के भी यहाँ पे प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, तो वहां पर जो बातें होती है वो एक उस बातों में वेट होता है, तो वहां पर जो निर्णय हो सकती है वो जियो पॉलिटिक्स के लिए काफी इंपोर्टेंस है, ठीक है। तो भारत की रणनीतिक महत्व भी है इससे जुड़ा हुआ। इसके अतिरिक्त ग्लोबल साउथ की आवाज बनना। आपको पता होगा दक्षिणी गोलार्ध में अधिकांश देश जो हैं वो क्या है, वो गरीब हैं, और उत्तरी गोलार्ध में सामान्यतः अधिकांश देश क्या है, वो विकसित हैं, अमीर हैं, ठीक है। तो जो ग्लोबल साउथ है, भारत मानता है कि भारत भी क्या है, गरीब देशों की सूची में है, यानी कि विकासशील देशों की सूची में है। तो ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाहता है भारत। तो भारत भी चाहता है लीडर बनना, चाइना भी चाहता है लीडर बनना। चाइना क्या करता है, 77.77+1 ये वाला एक ग्रुप तैयार किया है चाइना, ठीक है। बोलता है कि 77 देश अलग है, एक देश हम अलग है। तो ग्लोबल साउथ का लीडर कौन बनेगा, चाइना बनेगा कि भारत बनेगा। तो भारत क्या है, अभी आवाज बनना चाहता है। क्यों, अफ्रीकन यूनियन को भी साथ ला रहा है, बोल रहा है कि अफ्रीकन यूनियन को इसका सदस्य बना देते हैं। तो ग्लोबल साउथ में अधिकांश अफ्रीकन देश आते हैं, तो ऑटोमेटिक भारत का जो वेट है वो बढ़ जाता है वहाँ। इसके अतिरिक्त गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल में भारत की भूमिका। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी यहाँ पर बहुत सारे, जैसे कोविड महामारी फैली तो दुनिया भर में टीकों की आवश्यकता हुई, वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाए गए। तो गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल में भी भारत क्या किया, भारत सभी देशों को मदद किया, टीके प्रदान किया, इसके अतिरिक्त अन्य मेडिकल सहायताएं प्रदान की। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत सार्वभौमिक, गुणवत्तापूर्ण और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित कर सकता है। भारत में आपको पता होगा जेनेरिक दवाइयों के मामले में भारत नंबर 1 है। दुनिया भर में जो भी जेनेरिक दवाएं बनाई जाती है उसका अधिकांश जो है वो भारत में ही उत्पादित होती है।
ठीक है। तो भारत सार्वभौमिक गुणवत्तापूर्ण और किफायती यानी सस्ता स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित कर सकता है G20 के लिए। इस अब देखते हैं निष्कर्ष क्या निकलता है 18वें G20 शिखर सम्मेलन का। तो निष्कर्ष ये है कि अब अफ्रीकी संघ को स्वीकृति मिल गई है। ठीक है, अब G21 हो चुका है। अफ्रीकी संघ याद रखेंगे 54 देश आते हैं। कितने देश हैं अफ्रीका में? 54 देश हैं अफ्रीका में। ठीक है, तो अगर इन देशों को भी शामिल कर लिया जाए तो अफ्रीकी संघ को शामिल किया गया है, यानी कि इन 54 देशों में से याद रखेंगे कि अफ्रीकी संघ, इनका जो ग्रुप है उसे क्या बोला जाता है? अफ्रीकी संघ, उसे शामिल कर लिया गया है। तो अब G21 हो गया। ठीक है, फिर है अब है कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, तो वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेकर के आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपको पॉइंट मिल जाए। अगला है कि वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, इसे आपको याद रखना है। क्या है ये? GBA ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि यह भारत के नेतृत्व में एक पहल है जिसका उद्देश्य जैव ईंधन अपनाने को बढ़ावा देने के लिए सरकारों के बीच, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच उद्योगों का गठबंधन सुनिश्चित करना है। तो वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन आपको याद रखना है कि इसके लिए क्या है इंपॉर्टेंट, कि जैव ईंधन, ठीक है, जो जीवों के कारण जो ईंधन उत्पन्न होती है उसे अपनाने की बात की जा रही है। ठीक है, तो जैव ईंधन याद रखिएगा, ऊर्जा संक्रमण के एक प्रमुख घटक के रूप में स्थापित करना है। अब आप एक चीज देखिए, एक तरफ क्या है, एक तरफ है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, जैसे हम लोग कोयला यूज करते हैं, कोयला से बिजली बनाते हैं। ठीक है, और कोयला से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहे या फिर ग्रीन हाउस गैस कहें, तो ग्रीन हाउस गैस अधिकांश मात्रा में निकलता है। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, गैर पारंपरिक स्रोत, गैर पारंपरिक और नवीनीय जो मतलब नए स्रोत है उस पर हम लोगों को जाना है। जैसे हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सोलर एनर्जी पे जाएं, यानी कि सौर ऊर्जा पर। सौर ऊर्जा जो है उससे क्या होगा? कार्बन एमिशन ना के बराबर होगा, बहुत कम होगा। तो ये याद रखिएगा, सौर ऊर्जा पे हम लोग जाना चाहते हैं। लेकिन डायरेक्ट कोयला से डायरेक्ट सौर ऊर्जा पे जाना इम्पॉसिबल है। पूरे दुनिया को अचानक क्या करना, कोयला से उठा करके सौर ऊर्जा पे आश्रित कर देना, ये असंभव है। ठीक है, असंभव ना कहा जाए लेकिन बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इस बीच में जो इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है वो कौन निभाता है? ये निभाता है बायोफ्यूल्स। ये याद रखिएगा, कौन? बायोफ्यूल्स। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो जैव ईंधन जो है ये ऊर्जा संक्रमण का एक प्रमुख घटक के रूप में स्थापित करना है इसको। ठीक है, ये जो ऊर्जा का संक्रमण होना है, कोयला से बिजली बनाने की प्रक्रिया और सौर ऊर्जा से बिजली बनाने की प्रक्रिया, इन दोनों के मध्य सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका कौन निभाएगा? बायोफ्यूल्स। और ये ना सिर्फ भूमिका निभाएगा, ये रोजगार भी सृजित करेगा, आर्थिक विकास भी मजबूत करेगा, ये आर्थिक विकास में भी योगदान देगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त भारत में कौन कौन है? गोवर्धन योजना, आपको पता है मीथेन गैस का, गोबर गैस का गोवर्धन योजना क्या है? सरकार किसानों से क्या खरीदती है? गोबर खरीदती है, उसके बदले उसको पैसा देती है, आर्थिक मदद देती है। सतत नाम का प्रोग्राम है, PM जीवन योजना है। इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि जैव ईंधन से संबंधित है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार शुद्ध शून्य लक्ष्य के परिणाम स्वरूप वर्ष 2050 तक जैव ईंधन क्षमता में 3.5 से 5 गुना वृद्धि की जाएगी। ठीक है, तो ये लक्ष्य आप याद रखेंगे, 2050 तक जैव ईंधन की क्षमता में 3 से 5 गुना वृद्धि की जाएगी। अगला है इसके कौन कौन सदस्य हैं, कैसे कैसे इसका स्थापना हुआ है। ये अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे आप याद कर लें, आंसर राइटिंग में काफी इंपॉर्टेंट है ये। मैं सारी चीजों पे चर्चा नहीं कर सकता, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, एक बार आवश्यक रूप से आप पढ़ लें, जरूर पढ़ें ये। अगर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं इसे इंक्लूड नहीं करता। ठीक है, तो आप आवश्यक रूप से इसे पढ़ेंगे।
मैं इस पे चर्चा नहीं करूंगा, ये सारी चीजें आसान शब्दों में लिखा हुआ है। चलिए अगला है भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। आपको पता होगा कि भारत मध्य पूर्व और यूरोप, ठीक है, यह आर्थिक गलियारा बनाए जाने की बात की जा रही है। तो आप लोगों ने न्यूज में भी देखा होगा। तो इसमें क्या होगा, तो एक प्रकार से ये क्या होगा कि भारत से लेकर के अमेरिका तक, भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इन सब के बीच में क्या हुआ है, एक समझौता हुआ है। किस पे समझौता हुआ है? आईएमईसी, वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए साझेदारी, ठीक है, नामक एक व्यापक पहल का ये हिस्सा हो गया है आईएमईसी। ठीक है, तो दुनिया भर में जो वैश्विक अवसंरचना है, अवसंरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाना, उसमें निवेश करना, ये दुनिया भर का जो है आईएमईसी के तहत, ये आपको याद रखना है। तो दो चीज याद रखना है, पीजीआईआई, ठीक है, पीजीआईआई प्रोग्राम के अंतर्गत ये बनाया जाना है आईएमईसी। आईएमईसी किसके अंतर्गत बनाया जा रहा है? पीजीआईआई के अंतर्गत। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। बाकी क्या क्या है इसमें आपको इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार पढ़ेंगे और इसका आप स्क्रीनशॉट रख लेंगे। ठीक है, तो मेनली यही है कि एक प्रकार से ये आर्थिक गलियारा बनाया जाना, जैसे वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है चाइना का, ठीक है, उसी प्रकार से भारत भी चाहता है कि इस प्रकार का हम भी एक, भारत और जो यूरोपीय देश हैं, अमेरिका है, ये भी चाहता है कि हम भी एक जो है इस प्रकार का ही कॉरिडोर विकसित करें, जो कि यहाँ से जाएगा कहाँ पे, यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से जाएगा जैसे भारत से जाएगा यूएई, भारत से जाएगा यूएई, यूएई यानी कि पश्चिम एशिया, पश्चिम एशिया से कहाँ जाएगा, पश्चिम एशिया से ये सीधा चला जाएगा कहाँ पे, पश्चिम एशिया से होते हुए ये कहाँ चला जाएगा, यूरोप में, और यूरोप के बाद ये कहाँ जाएगा, यूरोप के बाद यूएसए में चल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का जो आर्थिक गलियारा है ये आपको ध्यान में रखना। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है वित्तीय समावेशन दस्तावेज के लिए G20 ग्लोबल पार्टनरशिप। ठीक है, तो आप देखिए वित्तीय समावेशन क्या हुआ कि अब एक बैंक है, बैंक में खाता किसका होता है, तो केवल अमीरों का होता है, जिसके पास धन हो वही बैंक में खाता खोलता है। लेकिन जब वित्तीय समावेशन की बात करते हैं तो बैंकों में किसका खाता हो जाएगा, गरीबों का भी खाता हो जाएगा, जिसके पास धन ना हो उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, यानी कि अमीर से लेकर गरीब तक सभी का समावेशन हो जाएगा। तो वित्तीय समावेशन को आसान शब्दों में हम लोग समझ चुके हैं। अब वो होगा कैसे वित्तीय समावेशन, तो जैसे भारत में क्या है, जैसे भारत में हम लोग क्या किए, जनधन अकाउंट खोले, उससे क्या होगा, वित्तीय समावेशन होगा। तो तीव्र वित्तीय समावेशन के लिए, ठीक है, तीव्र वित्तीय समावेशन के लिए जनधन, आधार और मोबाइल तीनों को जोड़ दिए। ठीक है, जैम ट्रिनिटी, ठीक है, ये याद रखेंगे। वर्ष 2008 में 25% से बढ़ के 2006 वर्षों के भीतर 80% से अधिक किया गया। ठीक है, तो ये सब जो हम लोग किए हैं, मोबाइल से जोड़ दिए हैं सभी व्यक्ति को, सभी व्यक्तियों को आधार कार्ड दे दिए हैं, सभी व्यक्तियों का जनधन अकाउंट खोल दिए हैं। तो ये जो त्रिनीति है, त्रिदेव वाला जो फंडा है, इससे क्या हो गया है, इससे वित्तीय समावेशन बढ़ा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में सफलता मिली है, इसके आंकड़े आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावे सरकार से व्यक्ति डायरेक्ट बेनिफिट प्रोग्राम भी चलाया गया है। सरकार क्या करती है, डायरेक्ट अकाउंट पे पैसा भेज देती है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। तो सरकार से व्यक्ति भुगतान, ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके बाद एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को पैसा भेजते हैं यूपीआई के माध्यम से। भीम ऐप है, फोन पे है, गूगल पे है, ये सब क्या है, ये सब एकीकृत भुगतान इंटरफेस का उपयोग करता है। ठीक है, निजी क्षेत्र की दक्षता, कुछ निजी क्षेत्र भी है, वो भी क्या करती है, इसमें इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रही है, जैसे एनबीएफसी। ठीक है, इसके ये सारी चीजें जो है आपको एक बार अपने आसान से उसी में पढ़ लीजिएगा, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, केवाईसी की अनुपालन लागत में कमी,
नो योर कस्टमर, केवाईसी का मतलब क्या होता है? नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को जानो। तो ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ है, सीमा पार भुगतान, भारत के अतिरिक्त, भारत के बाहर सिंगापुर हो जाए या फिर इस तरह के यूएई हो जाए, वहां पे भुगतान करने के लिए क्या हो गया है, यूपीआई पे नाउ लिंकेज हो गया है, मिल चुका है। अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क है, फिर डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर है। ये सारी चीजें क्या है, वो सारी चीजें किसके लिए थी, वित्तीय समावेशन के लिए। तो वित्तीय समावेशन के बाद अब हम लोग देखते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट निर्णय लिया गया है। क्या क्या लिया गया है? वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करना। अब देखिए, अब हम लोग बायोफ्यूल्स पे तो एक हम लोग वो किए हैं, समझौता किए हैं, ग्रुप बनाए हैं। अब यहां पर है नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करना। नवीकरणीय मतलब नया करने वाला, जिसको हम लोग क्या करें, हर बार नया कर सकते हैं। कोयला एक बार खत्म हो गया तो फिर दोबारा तुरंत नहीं बन पाएगा, लेकिन सौर ऊर्जा वो कभी खत्म नहीं होगा, हर बार नया हो जाएगा। तो वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने की बात की जा रही है। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, मैं साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें, आसान से पढ़ लीजिएगा इसे, जो इंपॉर्टेंट लगे उसे आप आंसर राइटिंग में यूज करिएगा। दूसरा है वैश्विक खाद्य सुरक्षा और वित्त पोषण के प्रति प्रतिबद्धता। ठीक है, तो दुनिया भर में कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, सबको खाद्य का सुरक्षा मिले और पोषण मिले, ना सिर्फ खाना मिले बल्कि पोषण युक्त आहार मिले। तो इस पे भी प्रतिबद्धता जताई गई है। सभी देश बोले हैं हाँ हाँ ऐसा होना चाहिए, सभी देशों ने ये महसूस किया है। ठीक है, चलिए आगे है। 7वां क्या है, G20 की अध्यक्षता के दौरान कृषि कार्य समूह ने 2 पहलुओं पर ऐतिहासिक सहमति प्राप्त की। तो 2 पहलू पर आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसे चर्चा करेंगे। क्या क्या है? तो पहला है खाद्य सुरक्षा और पोषण पर दक्कन G20 उच्च स्तरीय सिद्धांत, एक तो ये है, और दूसरा क्या है, महर्षि। ठीक है, तो जो दक्कन उच्च स्तरीय G20 पर उच्च स्तरीय सिद्धांत है, इसके अंतर्गत क्या है, 7 सिद्धांत हैं। कितने हैं? 7। पहला है मानवीय सहायता, दूसरा है खाद्य उत्पादन एवं सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा नेट कार्यक्रम, ये याद रखना है आप लोगों को। खाद्य मानवीय सहायता, खाद्य उत्पादन एवं खाद्य सुरक्षा नेट कार्यक्रम, जलवायु स्मार्ट दृष्टिकोण, कृषि खाद्य प्रणालियों की समावेशिता, एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण, कृषि क्षेत्र का डिजिटलीकरण और कृषि में जिम्मेदार सार्वजनिक व निजी निवेश को बढ़ाना। तो ये 7 सिद्धांत हैं, किसके हैं, खाद्य सुरक्षा और पोषण पर दक्कन G20 उच्च स्तरीय सिद्धांत के। ठीक है, अब महर्षि कार्यक्रम क्या है? तो महर्षि कार्यक्रम याद रखिएगा, मोटा अनाज 2023 में मोटा अनाज वर्ष मनाया गया, मिलेट्स वर्ष मनाया गया, तो महर्षि उसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। कदन मतलब होता है क्या, मोटा अनाज, ये याद रखिएगा, कदन मतलब मोटा अनाज। तो कदन और अन्य प्राचीन अनाज पर अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पहल, इस पे रिसर्च की जाएगी, मोटे अनाजों पर रिसर्च की जाएगी, ताकि अनेक प्रकार के मोटे अनाजों का उत्पादन हो और कोई भी व्यक्ति भूखा, दुनिया में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अब अगला है छोटे हथियारों और आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकाने। छोटे हथियार और आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकाने, इसमें भी बात किया गया है। ठीक है, आतंकवाद की कड़ी निंदा की गई है। ठीक है, और 2022 के G20 बाली नेतृत्वकर्ताओं की घोषणा, जो मुख्य रूप से आतंकवाद को वित्त पोषण, वित्तीय कार्रवाई कार्य बल यानी FATF को मजबूत करने पर केंद्रित थी। बोला गया कि कोई भी व्यक्ति आतंकवादी को पैसा ना दे, कोई भी संगठन पैसा ना दे, कोई भी देश पैसा ना दे, कोई राज्य वित्त पोषण ना करे। तो इस पर जो है, और साथ ही साथ FATF को और मजबूत करने की बात की गई है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यह घोषणा पत्र वैश्विक परिसंपत्ति पुनर्प्राप्ति नेटवर्क को बढ़ाने और आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन की रिकवरी के लिए FATF के प्रयासों का समर्थन करता है। ठीक है, इसके अलावा स्वास्थ्य देखभाल में लचीलापन और अनुसंधान, आपको पता होगा अनेक प्रकार के रोगों का सामना करना पड़ा है, दुनिया कोविड-19 से गुजरी है, तो स्वास्थ्य को लेकर के दुनिया भर में क्या हुई है, जागृति आ चुकी है। तो ये आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर लें। ठीक है, अगला है वित्तीय ट्रैक से जुड़े हुए समझौते।
वित्तीय ट्रैक से जुड़े हुए समझौते, आप इसको भी एक बार देख लेंगे। क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ, अब देखिए दुनिया भर में एक नया फंड आ चुका है, क्रिप्टो करेंसी। ये वर्चुअल करेंसी है। वर्चुअल करेंसी यानी कि ये आप कैश के रूप में किसी को नहीं देंगे। कैसे देंगे? इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे को देंगे। तो क्रिप्टो करेंसी पर भी क्या हुई है, क्रिप्टो करेंसी पर बातचीत हुई है कि इसका कैसे विनियम किया जाए। अब वो आ चुकी है। अब जब वो आ ही चुकी है तो अब तो ऐसा तो है नहीं कि अब वो उसको खत्म कर दिया जाए। खत्म तो कोई नहीं कर सकता है। तो जब खत्म नहीं किया जा सकता, उसको रोकना है कि कौन सा देश उसे रोकेगा, कौन सा देश उसे चालू करेगा, उसके हिसाब से जो विशेष नियम बनाए जाएंगे, विशेष नियम बनाए जाएंगे क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ, इस पर भी जोर दिया गया है। ठीक है, कि दुनिया भर में एक ऐसा कॉमन ऐसा नियम का एक सेट तैयार किया जाए ताकि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट किया जा सके। ठीक है, चलिए, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। भारत मार्कोसूर तरजीही व्यापार समझौता, प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये याद रखिएगा किसके किसके बीच में हुआ है, तो भारत और ब्राजील के बीच में हुआ है। ठीक है, मार्कोसूर जो है वो लेटिन अमेरिका में एक व्यापारिक समूह है जिसमें ब्राजील आता है। इसमें कौन कौन देश आता है? ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे। ये नॉर्थ साउथ अमेरिका का हिस्सा है। क्या है? जैसे साउथ अमेरिका आपको पता होगा, इस प्रकार से साउथ अमेरिका है। ठीक है, तो यहां पर जो भी देश है, यहां पर जो भी देश है, इसे क्या बोला जाता है? मार्कोसूर। ठीक है, ये याद रखेंगे। यहाँ पे क्या क्या है? यहाँ ब्राजील है, यहाँ पर उरुग्वे पराग्वे है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। यहाँ पर अर्जेंटीना है। ठीक है, अर्जेंटीना यहाँ पर है, इस तरफ से आप याद रखेंगे। यहाँ पे अर्जेंटीना है, तो मार्कोसूर याद रखिएगा, यानी नॉर्थ साउथ अमेरिका और साउथ साउथ अमेरिका दोनों में आ जाएगा। तो टोटल 4 देश है, नाम याद रखिएगा, ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे। तो इन क्या हुआ है? ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो व्यापार को लेकर के एग्रीमेंट हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जलवायु वित्त पोषण प्रतिबद्धता, जलवायु। अब देखिए एक चीज आप याद रखिएगा, जलवायु से जुड़ा हुआ बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, जैसे कार्बन से जो क्या कहते हैं, कार्बन क्रेडिट, इस तरह के बहुत सारे चीज हैं। तो घोषणा पत्र में पर्याप्त वृद्धि पर जोर दिया गया है कि जलवायु को लेकर के जो देश जितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो इंस्टीट्यूशन जितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, उसको उतना ही पैसा दिया जाए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जलवायु वित्त पोषण में पर्याप्त वृद्धि पर जोर दिया गया है, जिसमें बिलियन डॉलर से ट्रिलियन डॉलर के क्वांटम जंप अर्थात काफी बड़े बदलाव का आह्वान किया गया। ठीक है, बोला गया कि जो देश जितना ज्यादा कार्बन एमिशन करते हैं उसे उतना ही रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। किसको? तो जो देश जितना पर्यावरण के हित में काम कर रहे हैं, या फिर जो कंपनियां जितना कार्बन के हित में काम कर रही है उसे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर भारत, लास्ट क्या है? भारत का सांस्कृतिक प्रदर्शन। भारत, जब कोई देश, बहुत सारे देशों के लीडर ने भारत में भाग लिया है। अब इतने सारे देश के लीडर्स आए हैं, इतने सारे लोग आए हैं, जुड़े हुए संबंधित स्टाफ्स आए हुए हैं, तो भारत वहां पे क्या क्या दिखाया? तो पहला दिखाया भारत मंडपम। ठीक है, दूसरा दिखाया भगवान नटराज की कांस्य प्रतिमा जो चोल शैली में थी। तीसरा दिखाया उड़ीसा के सूर्य मंदिर का कोणार्क चक्र और नालंदा विश्वविद्यालय की छवि। चौथा क्या दिखाया? तंजावुर पेंटिंग और ढोकरा कला। पांचवा बोधि वृक्ष के नीचे स्थापित भगवान बुद्ध की पीतल की मूर्ति। और छठा विविध संगीत विरासत, जैसे हिंदुस्तानी संगीत, लोक संगीत, कर्नाटक संगीत, भक्ति, इन सब का जो है वो इन सब से अवगत करवाया उन्हें। ठीक है, तो उन्होंने जब ये सब देखा तो भारत के बारे में उनकी जो धारणा थी, उनकी जो छवि थी, वो परिवर्तित हुई। भारत की जो महान विरासत है उसे समझने का, उसे अनुभव करने का उन्हें एक मौका मिला। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? सांस्कृतिक प्रदर्शन था। ठीक है, और G20 अध्यक्षता में परिवर्तन भी हो चुका है। 1 दिसंबर 2023 को अब ब्राजील ये G20 का पदभार संभाल चुका है। G20 के मेजबान होने का, प्रेसिडेंसी का मिले। अब कौन है? लुइस
इंसियो लूला दा सिल्वा, इनको मिल चुका है। ठीक है, 1 दिसंबर 2023 को ये मिलने वाला है। ठीक है, 1 दिसंबर को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये याद रखेंगे। इसके बाद G20 शिखर सम्मेलन 2023 में नवीनतम भारत अमेरिका सहयोग। भारत और अमेरिका के मध्य पहले से भी बहुत सारा सहयोग चल रहा है, लेकिन इस बार नया सहयोग हुआ है। नया सहयोग क्या क्या हुआ है? रीप एंड रिप्लेस, और यानी कि सेमीकंडक्टर के मामले में सहयोग हुआ है, पहला याद रखिएगा। ठीक है, और दूसरा एक है रीप एंड रिप्लेस पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि चाइना में भी 5G बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं। चाइना में 5G बनाती है, और दुनिया भर को अभी 5G का जरूरत है। तो 5G 6G इन सब से जो जुड़ा हुआ, जो भी मोबाइल से जुड़ा हुआ या फिर टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ा हुआ जो भी चीजें हैं, वो दुनिया अमेरिका से खरीदे या फिर अमेरिका के सहयोगी देशों से खरीदे या फिर चाइना से खरीदे। तो चाइना से खरीदने में रिस्क है, लेकिन अमेरिका हो जाए या फिर भारत, ये सारे जो देश अगर मिल करके किसी भी दूरसंचार उपकरण को विकसित करते हैं, तो उन्हें जो है प्रोत्साहन देने के लिए रीप एंड रिप्लेस पायलट प्रोजेक्ट, ये जो अमेरिका का चलाया जा रहा है, इस पे भारत सहमति व्यक्त किया है। बोल रहा है कि टेलीकॉम सेक्टर हो जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाए, इन सब चीजों में हम लोग क्या हैं, हम आप ही से खरीदेंगे, हम आप ही से इस चीजों में समझौता करेंगे। एक है GEF414 जेट इंजन समझौता हुआ है। ठीक है, तो GEF414 जेट इंजन समझौता हुआ है, ये भी याद रखिएगा। किसके किसके बीच में हुआ है? तो जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस है, ये कहाँ का है? जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस कहाँ का है? ये अमेरिका का है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहाँ का है? भारत का है। तो इन दोनों के बीच में हुआ है, तो रक्षा से जुड़ा हुआ ये काफी इंपॉर्टेंट समझौता है। तो इतना था आज के लिए, इतना ही रहने देते हैं। तो आपने देखा होगा, तो मैं चाह रहा था कि कम समय में आप लोगों को अधिक से अधिक बताऊं। तो फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए, थैंक यू।